हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो आपको जैसे पता ही है कि मैं पॉलिटिकल थ्योरी कवर कर रही हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो 1 मिनट पॉज करके देख सकता है कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। लास्ट टाइम मैंने कंजर्वेटिज्म पढ़ाया था, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। एक में मैंने क्लिंटन रोजेटर और रसल किर्क के बारे में बताया था, एंड दूसरे में मैंने एडमंड बर्के एंड माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में कि उनके क्या व्यूज हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सोशलिज्म, जिसको हम हिंदी में समाजवाद कहते हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि सोशलिज्म क्या होता है, उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या उसका मीनिंग है, अर्ली फेज सोशलिज्म और लेटर फेज सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है, सोशलिज्म कितने टाइप के होते हैं, जैसे फेबियन सोशलिज्म, रिविजनिज्म, सिंडिकलिज्म एंड गिल्ड बेस्ड। ऐसे आपको सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैं रेगुलरली पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करती हूँ, तो आप अपडेटेड रहे उन सारे कॉन्सेप्ट से, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तब तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप जल्द से जल्द सारे टॉपिक्स कवर कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें एंड शेयर तो जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म से। तो सोशलिज्म यानी कि समाजवाद जो टर्म थी वो एक लैटिन वर्ड से ली गई। लैटिन वर्ड जो था सोकेर, जिसका मीनिंग है कंबाइन या फिर शेयर करना, यानी कि एक साथ जोड़ना या फिर लोगों से बांटना। और सबसे पहले ये यूज में आया था 1827 में ब्रिटेन में। आपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम सुना ही होगा, रॉबर्ट ऑन। उनकी एक मैगजीन उन्होंने लिखा था, कोऑपरेटिव मैगजीन में ये यूज किया गया था 1930s में। जो रॉबर्ट ऑन थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, रॉबर्ट ऑन जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, एंड सेंट साइमन, जो सेंट सीमन थे वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इन दोनों के जो फॉलोअर्स थे उनको रेफर किया जाने लगा एज सोशलिस्ट, और उनके बिलीफ को रेफर किया जाने लगा सोशलिज्म। फिर 1840 में क्या हुआ कि ये जो टर्म थी बहुत ही ज्यादा फेमिलियर करा दी गई, मतलब बहुत ज्यादा कनेक्शन में देखी जाने लगी विद इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। देखिए, जो सोशलिज्म है उसको हम इंटेलेक्चुअल हेरिटेज भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो प्लेटो की बुक थी रिपब्लिक एंड थॉमस मुरे की जो यूटोपिया है, उस पे वो फिट बैठता है, क्योंकि इसमें जो है वो आइडियलिस्ट स्टेट के बारे में बताया था। एंड इसमें यूटोपियन स्टेट मतलब कि जो सारे लोग मैक्स से मैक्स हैप्पी हैं, एंड वो तभी हो सकता था जब कलेक्टिव डिसीजन एंड कलेक्टिव इक्वालिटी क्या सोचते थे। देखिए, जो सोशलिज्म है ना, वो 19th सेंचुरी में एज अ रिएक्शन, मतलब एज अपोजिशन आया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के, जो कि यूरोप में हुआ। इससे क्या क्या फर्क पड़ा, इससे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में काफी फर्क पड़ा, इसलिए इनका मेन जो क्राइटेरिया है अपोज करने का वो सोशल एंड इकोनॉमिक होता है। एंड जो इंडस्ट्रियलिज्म था, जब बहुत सारे लेबर वगैरह इन सबको रिक्रूट कराया जाने लगा, तो उसके बाद लेबर की कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते थे, एंड उनका जो ट्रीटमेंट है वो इनह्यूमन कंडीशंस की वजह से उनको पॉवर्टी एंड डिग्रेडेशन की मात झेलनी पड़ती थी, एंड वो एक्सप्लॉइट होते थे। तो इसका अपोजिशन करते हुए सोशलिज्म को जोड़ा जाता है। फिर अगर हम सोशलिज्म का मीनिंग देखें तो सोशलिज्म माना जाता है कि एक सेट ऑफ डॉक्ट्रीन है। डॉक्ट्रीन का मतलब होता है कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी रिलीजियस या फिर कोई भी टाइप के जो इंस्टीट्यूशन है उसने दिए गए हों, या एक आइडियाज का समूह है। और ये भी कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है जो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। और इसका मेन रिवॉल्ट का कारण था कि जो बुर्जुआजी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। तो देखिए, बुर्जुआजी एंड प्रोलिटेरियट, ये दो टर्म्स आप सुनेंगे। बुर्जुआजी मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट जो कैपिटलिस्ट है उनको रेफर करने के लिए यूज होता है इसमें, एंड प्रोलिटेरियट जो कि वर्किंग क्लास है, जिनके पास कोई भी रिसोर्सेज है वो ओन नहीं करते। तो जोसेफ ए स्क्रम्पेटर थे, उनकी एक बुक आई थी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने सोशलिज्म को डिफाइन किया था कि वो सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, कैपिटल, फैक्ट्रीज वगैरह, वो सब कंट्रोल किए जाए, और जो डिसीजन है ना कि कैसे उनको कैसे और क्या प्रोड्यूस करना है और किसको कितना शेयर मिलेगा, ये सब पब्लिक अथॉरिटी डिसाइड करे। पब्लिक अथॉरिटी इस केस में स्टेट, इंस्टेड जैसे अभी होता है कैपिटलिज्म में कि प्राइवेटली जो ओन्ड और प्राइवेटली मैनेज्ड फर्म्स डिसाइड करती हैं। तो मतलब जो स्टेट है वही सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होल्ड करेगी। तो ये बेसिक आइडिया होता है सोशलिज्म का, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी एंड ऐसे वो एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। ये इनकी बेसिक जो आइडियोलॉजी है वो है। उसके बाद सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है
और सोशल प्रोडक्शन के लिए। देखिए, सोशलिज्म का ये मतलब नहीं होता कि आपको प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करनी। प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वैसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू प्रोडक्शन होता है, यानी कि जिस जो बरकत वाली प्रॉपर्टी है, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मेकिंग जो चीजें हैं वो सारी ओनरशिप और कंट्रोल पब्लिक अथॉरिटी के पास रहेगा। एंड ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पब्लिक इंटरेस्ट में, वो भी जो निर्णय होगा वो पब्लिक अथॉरिटी ही लेगी। अब बात करते हैं अर्ली फेज ऑफ सोशलिज्म के बारे में। तो देखिए, ये इन्फ्लुएंस किया गया था इन ह्यूमन कंडीशन। मैंने जैसे बताया कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास बहुत ही बेकार उनको ट्रीटमेंट देती थी एंड एक्सप्लॉइट करती थी, और उनका जो रहन सहन और काम करने का तरीका था उसमें काफी एक्सप्लॉइटेशन होती थी। तो उसके अगेंस्ट जो लेसेस फेयर पॉलिसी है, लेसेस फेयर का मतलब होता है कि आप मार्केट पे छोड़ दीजिए कोई भी चीज को ग्रो करने के लिए, रादर देन कि स्टेट उसमें इंटरफेयर करे। अर्ली 19th सेंचुरी की उसने फैक्ट्री ओनर्स को एक फ्री हैंड दिया था कि वो कितने वेज मिलेंगे उन पर्टिकुलर लेबर्स को, और क्या फैक्ट्री कंडीशन होगी वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, जिससे फर्दर एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो ये जो अर्ली सोशलिज्म ग्रो किया ना, उनका एक क्लियर कट डॉक्ट्रिन नहीं थी, मतलब क्लियर कोई उनका प्रिंसिपल नहीं था, बट उनको इतना पता था कि एक सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स है, जिसमें ये पता है उनको कि जो प्राइवेट ओनरशिप है ना प्रोडक्शन की, वो रिप्लेस करनी है। अब वो रिप्लेस करनी है तो ठीक है, लेकिन उनमें कोई मत नहीं था एक कि ये जो प्राइवेट ओनरशिप है ये किससे रिप्लेस करनी है, मतलब कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। तो अर्ली जब स्टार्टिंग में ये इवॉल्व हुआ था, तो मतलब एक वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया से कि भाई एक तरफ कैपिटलिस्ट हो गए और एक तरफ ये सोशलिस्ट हो गए, मतलब एक तरफ वो वाले लोग हो गए जो बुर्जुआजे, जिनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जो होल्ड करते हैं सारी ओनरशिप, एंड एक तरफ हो गए प्रोलिटेरिएट, जो वर्किंग क्लास है, जिनके पास कुछ एज सच प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उनके पास लेबर पावर है जिसको वो सेल करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं। और इसके कुछ प्रोपोनेंट थे, देखिए जैसे रॉबर्ट ओन थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, प्रावधान एंड कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिश एंजल्स भी आप बोल सकते हैं। कार्ल मार्क्स भी आपको पता ही है कि हीगल से काफी इन्फ्लुएंस थे। एक जनरल थ्योरी ऑफ सोशलिज्म आई जो कि अगेंस्ट ही जो एडम स्मिथ का, मैंने लास्ट वीडियो में जब लिबरलाइजेशन कवर किया था तो मैंने बताया था कि एडम स्मिथ की जो बुक आई थी वेल्थ ऑफ द नेशन, उसका मेन ये था कि इंडिविजुअलिज्म पे आप फोकस कीजिए एंड लेसेस फेयर वाला सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, एंड मार्केट जो होगी वो इनविजिबल हैंड्स के थ्रू चलेगी। और रिकार्डोज भी, डेविड रिकार्डो थे, उनका भी बहुत ही सपोर्ट करते थे क्लासिकल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को, और उनका फेवर था कैपिटलिज्म। तो ये इन सब के अगेंस्ट था। फिर लेटर फेज जो हुआ, इमर्ज हुआ, तो वो लेट 19th सेंचुरी पे इमर्ज हुआ, और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि अब लेट 19th सेंचुरी तक सिचुएशन थोड़ी चेंज हो चुकी थी, इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज था, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुई वर्किंग क्लास के रहन सहन की कंडीशन में, फैक्ट्री के उनके ओनरशिप में, क्योंकि उस समय तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो थोड़ा एडवांस हो गया। उनको समझ में आने लग गया कि अगर लेबर से आपको मतलब अगर लेबर से आपको काम कराना है एंड उससे प्रॉफिट कमाना है, तो उनको एक प्रॉपर कुछ फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। और काफी फैक्ट्री लॉज वगैरह भी आए थे ना उसके बाद। तो और थोड़ी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी आ गई थी, क्योंकि मैंने जब डेमोक्रेसी वाला आपको चैप्टर पढ़ाया था तब उसमें मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी के कैसे हिस्टोरिकली कैसे आए, और सबसे पहले वो इंग्लैंड में ही आई, देन फिर फ्रांस, ये यूएस वगैरह ये सब। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज थी वो उसमें डेमोक्रेसी काफी हद तक आ चुकी थी, तो राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, तो इस वजह से थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई थी। ट्रेड यूनियन की ग्रोथ हुई थी, वर्किंग क्लास की पॉलिटिकल पार्टीज बन गई थी बिकॉज उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए थे, स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब्स बन गए थे। अब देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोग प्रॉफिट कमाएंगे, तो कैसे ना कैसे तो उसको यूज करेंगे, तो एक क्लब्स बनना, सोशल क्लब्स बनना, उसी का ही एक रिजल्ट है। एंड एनलाइटमेंट के फेज के दौरान तो काफी जो बुरी चीजें हैं किसी भी कंट्री की एंड किसी भी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ कंसेप्ट की, वो सारी रिवील होने लगी, तो लोगों को पता चलने लगा। तो इसलिए अगर वो रिवोल्ट ना कर दें तो काफी सिचुएशन चेंज भी हो गई वेस्टर्न यूरोप में पर्टिकुलरली। अब जो वर्किंग क्लास है ना, उनको एज अ रिवोल्यूशनरी फोर्स नहीं देखा जाने लगा, क्योंकि जब उनकी सिचुएशन सही होगी, उनको थोड़े राइट्स मिलेंगे, तो वो उनको रिवोल्ट करने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट, जब 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो सोशलिज्म था वो स्प्रेड हुआ अफ्रीका, एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। अब देखिए, इन कंट्रीज को तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों हुआ, क्योंकि सोशलिज्म तो एज अ
इसका ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है इसके अगेंस्ट आया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज थी, वो थी कॉलोनियलिज्म, जिसमें स्लेवरी होती थी, जिसमें ये होता था कि उनकी इकोनॉमी कंट्रोल में है, फ्रीडम नहीं है। तो वो उसके अगेंस्ट, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के अगेंस्ट, जैसे अफ्रीका में रेसिज्म भी काफी था, और यहाँ पे भी तो सिविल लाइंस, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सारे अलग अलग चीजें थी। तो इनके अगेंस्ट सोशलिज्म यहाँ पे राइज हुआ। और ये जो लेटर सोशलिस्ट है वो प्रॉपर्टी को ऐसा कंसीडर नहीं करते थे कि वो भाई कोई चोरी की है, लेकिन ये देखते थे कि जो सरप्लस वैल्यू है ना, सरप्लस वैल्यू होती है प्रॉफिट, ठीक है, उसको अप्रोप्रिएट और एक्यूमुलेट, मतलब इकट्ठा कैसे कर लिया गया है कुछ चंद लोगों के द्वारा। लेकिन ये जो जितना भी प्रॉफिट है ये किसके द्वारा मतलब पैदा हुआ है? ये हुआ है कि जो लोगों ने, वर्कर ने प्रोड्यूस किया है अपनी लेबर प्रोसेस के दौरान। देखिए इनकी ना एक आइडियोलॉजी, इनकी ये आइडियोलॉजी है कि जैसे कभी भी कोई मार्केट में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, ये कैपिटल वगैरह, ये सब ओन करता है जो कैपिटलिस्ट यानी कि बुर्जुआजी, ठीक है। अगर वो इनको एम्प्लॉय करता है तो इन ये भी एक रिसोर्स देते हैं, वो होता है लेबर पावर। तो अगर ये देखें, ये मतलब इनका ये मानते हैं कि अगर ये जो लेबर पावर है, अगर वो 4-5 घंटे काम करे तो फेयर है। लेकिन ये उनसे, जो उस समय बुर्जुआजी थे, उनसे बहुत ज्यादा काम कराते थे, उतनी फैसिलिटी नहीं देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनसे जरूरत से ज्यादा काम करा रहे हो, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा आप सरप्लस वैल्यू इनसे ले रहे हो ना, उससे इनको भी कुछ हक है आपकी प्रॉपर्टी पे। और फिर क्या हुआ, वो उनको देंगे तो नहीं बल्कि एक्सप्लॉइट अलग करेंगे। तो ये एक रास्ता मानते हैं ये सोशलिस्ट वाले कि एक ही तरीका है, ये जो क्लास डिस्टिंक्शन है ना कि बुर्जुआजी, प्रोलेटेरिएट, ये हटा ही दो, इसको एबॉलिश कर दो, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होगा। और जैसे जैसे ये क्लास डिस्टिंक्शन हट जाएगी तो स्टेट का भी कोई यूज नहीं रहेगा। तो मतलब इनकी ये आइडियोलॉजी है। देन टाइप्स ऑफ सोशलिज्म देख लेते हैं। देखिए इवोल्यूशनरी सोशलिज्म होता है, रिवोल्यूशनरी होता है, फेबियन, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी है, रिविजनिज्म है, सिंडिकलिज्म है, गिल्ड सोशलिज्म है। अब हम इन सबको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। तो जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है ना, वो इवॉल्व होना यानी कि एक अच्छी चीज है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, ये बहुत काफी पॉजिटिव है। ये हमें कॉम्प्रोमाइज वाला एटीट्यूड देता है। और किसके बीच में कॉम्प्रोमाइज? कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में। और ये इंश्योर कर सके ताकि कि जो कैपिटलिज्म है वो कंटिन्यू हो सके सोशलिज्म के डायरेक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा जैसे वेलफेयर स्टेट हो गया, क्योंकि वेलफेयर स्टेट जैसे इंडिया के केस में देख लीजिए, है तो डेमोक्रेटिक और है कैपिटलिस्ट स्टेट। मतलब कैपिटलिस्ट इन द सेंस मीन्स कि सबके पास वो पावर है कि कोई भी कुछ ओन कर सकता है, ये सब। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब जो प्रॉपर्टी है वो सब प्राइवेटली ओन्ड है। एंड वेलफेयर स्टेट भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आप कुछ भी कर सकते हो, बट जो लोग गरीब है, जो लोग नहीं कर सकते, उनके लिए प्रॉपर लॉज है, जैसे लेबर लॉज है। एंड इनफैक्ट अगर उनको फिर भी कोई कमी है तो काफी पॉलिसीज है, जैसे कि फूड, ये पीडीएस है फूड के लिए, अंत्योदय, और रहने वहने के लिए, जैसे वर्क करने के लिए उनके पास नरेगा, ऐसे काफी स्कीम्स है, पॉलिसीज हैं जो कि वेलफेयर का उनका ध्यान रखे। तो मतलब ये जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है ये लिबरल ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, इसलिए हम लिबरल सोशलिज्म कहते हैं इसको। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लिबरल सोशलिज्म किसे कहते हैं, तो दैट इज इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। देन कम्स टू रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। रिवोल्यूशनरी जो सोशलिज्म है ये रिप्लेस करने की कोशिश करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम को पूरी तरीके से, इन टोटलिटी बाय सोशलिस्ट सिस्टम। और क्योंकि ये रिवॉल्यूशन में बिलीव करते हैं, और जो मैंने बताया था ना कि एक ही तरीका है कि क्लास हटा दो रिवोल्ट करके, एंड फिर कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी, वही वाला प्रॉपर फंडा ये लोग फॉलो करते हैं। एंड ये मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, एंड इसे मार्क्सियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। अब बात करते हैं फेबियन सोशलिज्म की। फेबियन सोशलिज्म के एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे हमारे इंडिया में। उनका नाम क्या था? उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो फॉलो करते थे फेबियन सोशलिज्म, और वो तभी से इंस्पायर थे इससे जब वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थे। तो देखिए ये ऑफशूट है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म का। तो ये इवोल्यूशन में बिलीव करता है, दैट मीन्स कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में एक कॉपरेशन। और ये कहाँ आया? ये आया भी सबसे पहले इंग्लैंड में है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि मॉडिफाई करने की कोशिश की जो मार्क्सियन उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सेवरल वेज में। इन्होंने जो रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट है ना उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, मतलब रेक्टिफाई का मतलब होता है कि उसको सुधारा या फिर मॉडिफाई करना, ताकि एक इक्विलिब्रियम बना रहे। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस इकोनॉमी में। और इनका एम था कि धीरे धीरे आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी की तरफ जाए,
डेमोक्रेटाइजेशन मतलब डेमोक्रेसी की तरफ जाए, और डेमोक्रेटिक बहुत सारे राइट्स होते हैं। मैंने आपको डेमोक्रेसी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, वो आप उधर रेफर कर सकते हैं। हर फील्ड में, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, सारे। अब देखिए हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ये जो रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट भी बोलते हैं इसको। इन्होंने रेंट को डिफाइन किया था। तो देखिए रेंट होता है वो पोर्शन अर्थ के प्रोड्यूस का, यानी कि कोई भी जमीन के प्रोड्यूस का या फिर किसी भी कमोडिटी का, जो कि कोई भी जो पर्सन होता है वो अपने लैंडलॉर्ड को देता है, ताकि वो जो उनकी लैंड है या फिर कोई भी चीजें हैं वो यूज कर सके बिना उसको डिस्ट्रॉय किए हुए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने रेंट पे ले लिया तो उसको तोड़ दो। ठीक है, तो इसका मतलब रेंट कुछ नहीं है, बल्कि जो प्रोड्यूसर है ना उसकी सरप्लस है या फिर डिफरेंशियल गेन है, जो कि लैंड की फॉर्म में ही, यानी कि लैंड यानी कि जमीन की फॉर्म में ही मिलता है। तो अब इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, बेट्रिस वेब, सिडनी ओलिवियर, ग्राम वॉलेस, जीडीएच कोल। तो ये सब हैं इसके प्रोपोनेंट्स। एंड जवाहरलाल नेहरू इन टर्म ऑफ इंडिया। अब जर्मन सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये एक फॉर्म है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की, जो फर्डिनेंड लसाल ने डेवलप करी थी। एंड कहाँ से पे डेवलप करी थी? ये जर्मनी में ही डेवलप करी थी। जो लसाल थे उनका मेन एम्फेसिस था कि जो मार्क्सियन डॉक्ट्रीन है ना, डॉक्ट्रीन मैंने जैसे आपको बताया कि प्रिंसिपल्स हैं, जो कि उन्होंने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किया है कि ये बेस्ड होती है हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री के बेसिस पे ही, जैसे इकोनॉमी जैसे पैसों के बेसिस पे ही ये जो हिस्टोरिकल राइज है हुआ वर्किंग क्लास का, उसके बाद ये कैपिटलिज्म कम हुआ, उसके बाद एक फ्यूचर सोसाइटी इनएविटेबल बन गई। तो देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगी। देखिए पुराने जमाने में जब क्लास वगैरह इन सब के हिसाब से काम होते थे, एंड उसके बाद धीरे धीरे फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म के बेसिस पे मास्टर स्लेव वाला रिलेशन हुआ, जिसमें उनका फर्दर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। देन उसके बाद मर्चेंट इकोनॉमी आई, कि जैसे गिल्ड सिस्टम, छोटे छोटे मर्चेंट्स वगैरह एक ग्रुप्स में ही डील करते थे, तो थोड़ा कैपिटलिज्म में थोड़ा पीछे था। फिर धीरे धीरे करके कैपिटलिज्म आया, तो कैपिटलिज्म में इंडस्ट्रियलिज्म काफी आया। कैपिटलिज्म किससे आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फिर फर्दर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे कि वर्किंग क्लास को ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। देन उसके बाद आया सोशलिज्म, एंड उसकी एक्सट्रीम फॉर्म आई कम्युनिज्म। तो यही सारी चीजें आती रहती है, मतलब एक उसमें। तो ये इसके सारे जो भी रीजंस हैं वो इकोनॉमिकली, वो हिस्टोरिकली डिपेंडेंट होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो वर्किंग क्लास है ना उसको एक अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी में, ताकि उनको यूनिवर्सल, इक्वल और डायरेक्ट सफरेज, सफरेज मतलब होता है कि वोटिंग राइट सबको इक्वली मिल सके, एंड जो उनके डिमांड से पावर है वो उसको लीगली उठा सके। फिर रिविजनिज्म। रिविजनिज्म बेसिकली इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, जो कि जर्मनी में आया था। तो स्कूल ऑफ रिविजनिज्म है जिसको लीड किया था एडवर्ड बर्नस्टीन ने। उन्होंने सोशलिज्म को कंसीव किया था मोर एज अ मूवमेंट, की एक मूवमेंट है ना कि एक अल्टीमेट गोल है। लेकिन जो कार्ल केंट्सकी थे उन्होंने डिफेंड किया मार्क्सियन थ्योरी को, जो कि ऑफिशियल डॉक्ट्रीन थी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ यूरोप, सारी यूरोप में। लेकिन जो रिविजनिस्ट टेक्टिक्स है ना, जो उसके जो तौर तरीके, स्ट्रेटजीज हैं, वो सोशलिस्ट स्ट्रगल का बहुत बड़ा पार्ट है। और बर्नस्टीन का जो मानना था, उनका मानना था कि ये मूवमेंट है, एंड वो प्रेफर करते थे कि डेमोक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ सब्सटेंस ऑफ सोशलिज्म। फिर बात कर लेते हैं सिंडिकलिज्म के बारे में। तो सिंडिकलिज्म डेवलप हुआ फ्रांस में और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, और ये रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जब जितने हम पढ़ रहे हैं वो इवोल्यूशनरी ज्यादा हैं। तो इसको एसोसिएट किया जाता है फ्रेंच की जो लेबर मूवमेंट्स थी, जो कंसीडर करती थी कि जो लेबर यूनियन है और उनके फेडरेशंस हैं वो फ्यूचर सोशलिस्ट ऑर्डर के सेल्स हैं। सेल्स होता है छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, यूनिट्स, जिनको बन के बाद में एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। तो मतलब ये जो छोटी छोटी लेबर यूनियंस है ना, यही बड़े होके एक सोशलिस्ट ऑर्डर लाएंगी। इनका एम्फेसिस होता है कि एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले लेबर यूनियन को पॉलिटिकल पार्टी से, और इनका जो मानना था कि क्लास अबॉलिश की जानी चाहिए, एंड उसके साथ साथ बाद में पॉलिटिकल स्टेट है वो भी अबॉलिश हो जाएगी। तो ये उनको सही मानते थे। फिर आया गिल्ड सोशलिज्म, ये डेवलप हुआ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी में इंग्लैंड में, और ये अपोज करते थे बल्कि ना ही सिर्फ कम्युनिज्म को, बल्कि सारे फॉर्म ऑफ कलेक्टिव सोशलिज्म को। मतलब ये एकदम उल्टे थे, ये इन दोनों को अपोज करते थे जो कलेक्टिव सोशलिज्म है, और ये उस ब्रांच ऑफ फ्रेंच सोशलिज्म से इंस्पायर थे जो चाहते थे कि रिस्ट्रिक्ट और काउंटर बैलेंस, यानी कि एक काउंटर बैलेंस अलग से बना दो आप, अपोजिशन, अपोजिशन जो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके
पॉलिटिकल स्टेट की बाय इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है स्टेट की उसको काउंटर बैलेंस वगैरह करने के लिए एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए हमको, ताकि जरूरी नहीं है कि वो जो पॉलिटिकल स्टेट है वही अपनी चला सके, बल्कि हम अपने नोशन ढंग से रख सके। और गिल्ड का मतलब होता है एक, जैसे ग्रुप में बहुत पहले होता था कि मर्चेंट्स गिल्ड में काम करते थे, ग्रुप्स में एक ट्रेड करते थे वो। तो जो ब्रिटिश गिल्ड सोशलिज्म है ना वो फ्रेंच सिंडिकलिज्म से बाद में थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि जो ब्रिटिश का जो ट्रेडिशन है ना काफी लिबरल है, क्योंकि जितने भी चेंजेस आए ना वो ब्रिटेन में सबसे पहले आए हैं। और उनका जो सोसाइटी का व्यू है वो एक ही उसमें नहीं है, बल्कि प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, यानी कि जो सोशलिस्ट देखते हैं ना कि सब समान एक तरीके से सोसाइटी, तो ये उसको वैसे नहीं देखते थे, मतलब कलेक्टिवली नहीं देखते थे ये लोग, और बल्कि उसको अपोज ही करते थे। एंड थोड़ा इनका जो मानना था वो था कि लिबरल ट्रेडिशन की तरफ ज्यादा था। तो दोस्तों ये तो हुआ कि इंट्रोडक्शन सोशलिज्म का, कि क्या होता है, उसका फेस कैसे चला, कितने टाइप के होते हैं। कल हम कवर करेंगे रॉबर्ट ऑन का क्या कहना था, एंड चार्ल्स फोरियर, प्राउधान, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। कल हम इन सबको पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम मार्क्सिज्म शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये पॉलिटिकल थ्योरी की मेरी एक प्लेलिस्ट है, एंड साथ के साथ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें ऑलरेडी 61 वीडियोस कवर कर रखी है, तो आप वो सब वहां से कवर कर चल सकते हैं। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, उसमें कमेंट लिख करें, एंड कोई क्वेश्चन हो तो एंड सजेशन हो वो भी आप लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर सारे कॉन्सेप्ट मिले, एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी भी रीच बढ़े एंड थोड़ा मजा आए पढ़ाने में भी। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।